आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित श्रद्धा मनु शीर्षक के अंतर्गत कुछ पद्यांश हैं। आज हम लोग इसके दूसरे पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो सभी बातें बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि किसी का अर्थ कठिन है तो पहले इसका हम लोग सरल अर्थ देखेंगे, फिर हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। सुना यह मनु ने, सभी शब्द सरल हैं, इनको बदलना नहीं है, ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। मधु, मधु माने मधुर, मधु माने मधुर। गुंजार, देखिए गुंजार का मतलब होता है भंवरों का गुनगुनाना, गुंजार मतलब भंवरों का गुनगुनाना। लेकिन देखिए यहाँ पे गुंजार का मतलब है आवाज़, यहाँ पे गुंजार का मतलब है आवाज़। थोड़ा सा समझ लीजिए, जो श्रद्धा है जब वो मनु से उनका परिचय पूछती हैं तो बोलती हैं ना, तो उनकी जो आवाज़ निकलती है उसी के लिए आया है गुंजार, ठीक है, तो आवाज़। मधुकरी, मधुकरी माने भ्रमरी। आप बगल में चित्र देख लीजिए भ्रमरी का, यानी कि जो भंवरा होता है, जो उसकी फीमेल होती है, उसको हम लोग मधुकरी यानी कि भ्रमरी कहते हैं, ठीक है। कासा, कासा मतलब के समान, कासा मतलब के समान। जब सरल है ऐसे ही रहेगा, ठीक है, बदलेगा नहीं। सानंद मतलब आनंद के साथ या आनंद प्रदान करती हुई, आनंद के साथ या आनंद प्रदान करती हुई। दो में से जो आपको एक अच्छा लगे ले लीजिए, ठीक है। किए मतलब किए हुए, किए मतलब किए हुए। मुख माने मुंह, मुख माने मुंह। नीचा, नीचा मतलब नीचे, ठीक है, नीचा मतलब नीचे। कमल समान, देखिए कमल समान का मतलब होगा कमल के समान, ठीक है, कमल के समान। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और आपको बदल के लिखना पड़ेगा, खिले हुए कमल के समान, खिले हुए कमल के समान, ठीक है। प्रथम कवि, देखिए प्रथम कवि वाल्मीकि को माना जाता है, प्रथम कवि वाल्मीकि को माना जाता है, आप जाने रहिए। यदि आप चाहें तो प्रथम कवि कह के ही व्याख्या कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रथम कवि माना किसको जाता है ये आपको जानकारी तो होनी चाहिए ना, तो प्रथम कवि यानी वाल्मीकि, ठीक है। का सरल है ऐसे ही रहेगा। ज्यों, ज्यों माने जैसे या जिस प्रकार या मानो, तीनों होगा, जैसे जिस प्रकार या मानो। तीन में से जो आपके वाक्य में बैठे एक लेकर के व्याख्या कर लीजिए। सुंदर सरल है ऐसे ही रहेगा। देखिए छंद का मतलब कविता होता है, लेकिन आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप छंद कह के ही व्याख्या कर लीजिए, ठीक है। एक झटका सा लगा, देखिए एक झटका सा लगा इसका मतलब है आश्चर्यचकित हो गए, एक झटका सा लगा मतलब आश्चर्यचकित हो गए। थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए जो मनु है वो हिमालय पर्वत पर एक निर्जन स्थान पर बैठे हुए हैं जहाँ की कोई मनुष्य है ही नहीं, लेकिन जो जब उनको वहाँ पर एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है तो अचानक उनको झटका लगता है कि इस निर्जन प्रदेश में ये सुंदर स्त्री कहाँ से आ गई, तो वही एक झटका सा लगा उनको, यानी कि वो आश्चर्यचकित हो गए, ठीक है। सहर्ष, सहर्ष मतलब प्रसन्नता के साथ या प्रसन्नता से युक्त, प्रसन्नता के साथ या प्रसन्नता से युक्त। दो में से कोई एक ले लीजिए। निरखने मतलब देखने, निरखने मतलब देखने। लगे सरल है ऐसे ही रहेगा, ठीक है। लूटे से, लूटे से मतलब लूटे हुए के समान, लूटे से मतलब लूटे हुए के समान। थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए जब मनु ने श्रद्धा को देखा तो श्रद्धा इतनी सुंदर थी कि उनको लगा जैसे कि उनका सब कुछ लूट गया। अब सब कुछ लूट गया इसको समझाने की ज़रूरत नहीं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लूटे से मतलब लूटे हुए के समान। कौन प्रश्नवाचक शब्द है ऐसे ही रहेगा, ठीक है।
गा रहा यह सुंदर संगीत। ये सभी शब्द सरल हैं, आपको बदलने नहीं हैं, ठीक है। कुतूहल, कुतूहल माने होता है जिज्ञासा, और जिज्ञासा का मतलब होता है किसी के बारे में जान लेने की इच्छा। किसी के बारे में जान लेने की इच्छा, जान लेने की इच्छा मतलब कि वो कौन है, कहाँ से आया, कैसा है, तो जान लेने की इच्छा, ठीक है। रह न सका फिर, ये सभी शब्द सरल हैं, ऐसे ही रहेंगे, बदलना नहीं है। मौन माने शांत, मौन माने शांत। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले हम लोग थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। क्योंकि देखिए, संदर्भ और प्रसंग से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए, अब प्रसंग की बात करते हैं। देखिए, मैं बार बार आपसे बताता हूँ कि प्रसंग आपको बाहर ढूंढना नहीं होता है। किसी भी कविता में या किसी भी पद्यांश में कही गई जो मुख्य बात होती है, उसी को हम जो है प्रसंग बना लेते हैं। यानी कहने का मेरे मतलब है कि आप किसी पद्यांश या किसी कविता का यदि प्रसंग पढ़ते हैं ना, तो आपको तुरंत ये पता चल जाता है कि आखिर इस कविता में या इस पद्यांश में हमको पढ़ना क्या है, हमको क्या बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस पद्यांश में कौन सी बात कही गई है, ठीक है। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा और मनु की मुलाकात होने पर श्रद्धा द्वारा मनु का परिचय पूछे जाने पर मनु उनकी मधुर ध्वनि को सुनकर किस प्रकार आश्चर्य और प्रसन्नता से भर जाते हैं, इसका बहुत ही मनोरम वर्णन किया गया है। और आपका जो प्रसंग है वो भी पूरा हो जाएगा। चलिए, अब हम लोगों को इसकी व्याख्या सीखनी है। देखिए, एक बार मैं आपको इसकी व्याख्या बहुत ही साधारण तरीके से बताऊंगा और आपको सब कुछ समझ में भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं दोबारा इसकी व्याख्या एक एक शब्दों का प्रयोग करके आपको बताऊंगा। तो दोनों बार की व्याख्या को आप ज़रूर देखिएगा, आपको कुछ न कुछ दोनों बार सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग साधारण तरीके से इसकी व्याख्या को सीख लेते हैं। देखिए, इसमें है क्या कि जो मनु है वो हिमालय पर निर्जन स्थान पर बैठे हुए हैं। तभी वहाँ पे श्रद्धा पहुँच जाती है। जब वो वहाँ पर अपरिचित मनु को देखती है तो वह उनसे उनका परिचय पूछती है। तो जब श्रद्धा मनु का परिचय पूछती है तो जब वह बोलती है तो उसकी आवाज़ इतनी मधुर है कि उसको सुन करके जो मनु हैं उनको कैसा प्रतीत होता है, वही इस पद्यांश में दिया हुआ है। तो चलिए, एक एक लाइन को मैं पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि श्रद्धा की मधुर आवाज़ को सुन करके मनु क्या सोचते हैं। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, सुना यह मनु ने मधु गुंजार। जब मनु ने श्रद्धा की मधुर आवाज़ को सुना, मधुकरी सा जब आनंद, मधुकरी का सा जब आनंद, तब उन्हें श्रद्धा की आवाज़ भ्रमरी के गुंजार के समान आनंद देने वाली प्रतीत होती है। किए मुख नीचा, किए मुख नीचा कमल समान। और जब श्रद्धा अपरिचित मनु का परिचय पूछती है तो लज्जावश अपना जो मुंह है वो नीचे किए रहती हैं। तो मनु को श्रद्धा का मुंह देखकर ऐसा लगता है मानो कोई खिला हुआ कमल हो और वो पृथ्वी की ओर झुक गया हो। प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, और श्रद्धा की आवाज़ मन को ऐसी लग रही थी जैसे मानो प्रथम कवि वाल्मीकि का वह सुंदर छंद हो। एक झटका सा लगा सहर्ष, और उस निर्जन और सुनसान स्थान पर रूपवती सुंदर
श्रद्धा को देख करके उनको एक झटका लगता है, अर्थात वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, साथ ही वह प्रसन्नता से भर जाते हैं। निरखने लगे लुटे से, और वे श्रद्धा को इस तरह से देखते हैं जैसे उनका सब कुछ लुट गया हो। ठीक है। कौन गा रहा यह सुंदर संगीत? जब श्रद्धा की मधुर आवाज़ को मनु सुनते हैं तो वे विचार करने लगते हैं, यह कौन है जो इतना सुंदर संगीत गा रहा है, अर्थात यह कौन है जिसकी आवाज़ इतनी मधुर है। कौतूहल रह न सका फिर मौन, और उस आवाज़ को सुन करके फिर उनकी जो जिज्ञासा थी वह शांत नहीं रह सकी, और वे श्रद्धा के बारे में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। देखिए यही इसकी व्याख्या है। ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके इसकी व्याख्या को सीखते हैं। सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे, और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा द्वारा मनु का परिचय पूछे जाने पर, अब आ जाइए पद्यांश पर। पूछे जाने पर जब मनु ने श्रद्धा की यह मधुर आवाज़ को सुना, तब उन्हें श्रद्धा की यह मधुर आवाज़, इतना आपने जोड़िए, तब उन्हें श्रद्धा की यह मधुर आवाज़ भ्रमरी के गुंजार के समान आनंददायक प्रतीत होती है। पूर्ण विराम लगाएंगे और फिर थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। श्रद्धा द्वारा अपरिचित मनु का परिचय पूछे जाने के क्रम में उनका नीचे किया हुआ मुँह मनु को खिले हुए कमल के समान प्रतीत होता है जो पृथ्वी की ओर झुक गया है। फिर अपने जोड़ेंगे, और श्रद्धा की मधुर आवाज़ उन्हें इस प्रकार लगती है मानो वह प्रथम कवि वाल्मीकि का सुंदर छंद है। पूर्ण विराम लगाएंगे, फिर थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। उस निर्जन स्थान पर श्रद्धा जैसी रूपवती स्त्री को देखकर मन को एक झटका सा लगता है, अर्थात वे आश्चर्य और प्रसन्नता से भर जाते हैं, और वे श्रद्धा को, इतना आपने जोड़िए, और वे श्रद्धा को लुटे हुए व्यक्ति के समान देखने लगते हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और फिर थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ करके लिखेंगे। श्रद्धा की मधुर आवाज़ को सुनकर मनु विचार करने लगते हैं कि यह सुंदर संगीत कौन गा रहा है, अर्थात यह मधुर आवाज़ किसकी है। फिर उनकी जिज्ञासा मौन नहीं रह सकी, अर्थात वे श्रद्धा के बारे में सब कुछ जान लेना चाहते हैं, और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश के काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में रस की बात की जाए तो इसमें संयोग श्रृंगार रस है,
क्योंकि आप देख रहे हैं कि श्रद्धा और मनु एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो जहाँ पे नायक नायिका के मिलने का वर्णन होता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है। यदि छंद की बात की जाए तो यह श्रृंगार छंद है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि नायक और नायिका के मिलने का वर्णन हो रहा है। ठीक है। यदि अलंकार की बात की जाए तो इसमें उपमा, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास ये 3 मुख्य अलंकार हैं। ये अलंकार कहाँ पर हैं, चलिए हम लोग कविता में देख लेते हैं ताकि आपको भूले ना। ठीक है। क्योंकि जो अलंकार होता है इससे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एक झटका, यहाँ भी अंत में क आया है और यहाँ भी अंत में क आया है। तो देखिए, है तो यहाँ पे अंत्यानुप्रास, लेकिन अनुप्रास का ही रूप होता है तो आप अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए, सुंदर संगीत, यहाँ भी स शुरू में स आया है और यहाँ भी शुरू में स आया है। तो यहाँ पे स वर्ण की पुनरावृत्ति है। तो इन 2 जगह पर हम लोगों को अनुप्रास अलंकार मिल रहा है। ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पर देखिए, कासा, कासा का मतलब यहाँ पे जो श्रद्धा की आवाज़ है उसकी तुलना जो भ्रमरी है उसकी आवाज़ से की गई है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, कमल समान, यहाँ पे जो श्रद्धा है उनके जो मुख की तुलना की गई है, जो उनके मुख की तुलना की गई वो कमल से की गई है। तो यहाँ पर भी हम लोगों को उपमा अलंकार दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे 2 जगह पर उपमा अलंकार है। चलिए तीसरा अलंकार देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ज्यों आया है। यहाँ पर ध्यान से ज़रा सा समझिए। यहाँ पर जो श्रद्धा है उनकी आवाज़ की तुलना प्रथम कवि के छंद से की गई है, उनकी आवाज़ की तुलना। लेकिन चूंकि यहाँ पर ज्यों, ये ज्यों योजक शब्द आ गया है, इसलिए यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, उपमा अलंकार नहीं होगा। ठीक है। तो ये 3 अलंकार इसमें आए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम लोग इस पद्यांश की भाषा की बात करें तो भाषा इसमें खड़ी बोली है, शैली इसमें प्रबंधात्मक है, गुण इसमें माधुर्य है और शब्द शक्ति की यदि बात की जाए तो इसमें अभिधा और लक्षणा है। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न की सूचना पढ़ लेते हैं कि आखिर प्रश्न पूछता कैसे है। तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से 5 प्रश्न रहेंगे। देखिए, वो 5 प्रश्न इनमें से भी हो सकते हैं, इससे अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि एक पद्यांश पर कम से कम 20-25 प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है, मैं बार बार आपसे बताता हूँ कि यदि आपका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य चारों चीज़ें अच्छी तरीके से तैयार है तो कोई भी प्रश्न पूछे आप उत्तर लिख लेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न इन्हीं 4 चीज़ों पर आधारित होते हैं। तो चलिए इसमें जो प्रश्न आए हैं उनको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है, श्रद्धा को लज्जावश सिर झुकाए देख मन को कैसा लगता है। तो मैंने व्याख्या में आपको बताया है। अब आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनिए। आप जो भी नंबर है नंबरिंग करेंगे, उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, श्रद्धा को लज्जावश सिर झुकाए देख मन को ऐसा लगता है मानो कोई खिला हुआ कमल पृथ्वी की ओर झुक गया है। और इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। श्रद्धा को अचानक सामने देख मन की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो देखिए, इसका भी व्याख्या में मैंने आपको उत्तर बताया है। आप लिखेंगे कैसे, आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, श्रद्धा को अचानक सामने देखकर मनु आश्चर्यचकित हो गए और उनका मन प्रसन्नता से भर गया और मानो वो अपना सब कुछ लुटा बैठे। ठीक है, पूर्ण विराम लगा देंगे और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद में कौन सा अलंकार है। तो बहुत ही सरल है, इसका उत्तर देखिए, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद में ज्यों योजक शब्द आने के कारण इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, और इसका उत्तर भी हो जाएगा।
चलिए अगला देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग लिखिए, यानी कीजिए, स्पष्ट कीजिए का मतलब लिखिए। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग स्पष्ट कीजिए यानी लिखिए। तो देखिए मैंने आपको प्रसंग तो लिख के बताया है ना, वही प्रसंग आपको लिख देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए मैंने आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या बताई है। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि आखिर रेखांकित अंश कहाँ पर है। तो देखिए आपको यहाँ पर ये 2, 3 और ये 4 लाइन के नीचे रेखा खींची हुई है, इसी की व्याख्या आपको करनी है। तो मैंने इस 4 लाइन की व्याख्या जैसे आपको बताई है वैसे ही कर देनी है। बस शुरू में आप हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, डैश डालेंगे और डैश डाल करके थोड़ा सा पहले अपनी तरफ से आपको जोड़ना है। क्या जोड़ना है, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि कहते हैं, इतना जोड़ लीजिए, प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि कहते हैं। और उसके बाद जैसे मैं इस लाइन की व्याख्या बताया था वैसे आप इसकी व्याख्या कर लेंगे। ठीक है, जब तक आप व्याख्या लिखने का अपने से प्रयास नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। ठीक है, तो आप अपने से प्रयास कीजिएगा। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।